एक रेस्टोरेंट में श्याम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी श्याम की नजर थोड़ी दूर बैठी एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। वो उस युवती की ओर बढ़ गया। उसे अपनी ओर आता देख वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने वाले गेट की ओर चल दी। बाहर पहुंचते ही श्याम बोल पड़ा, रुक जाओ आस्था। वह बिना मुड़े अपनी जगह ठिठक गई। श्याम उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? मुझसे भाग रही हो क्या? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और आज मिली हो तो मुझसे भाग रही हो। क्यों आंसू? क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? आशा बोली, ये मुझसे पूछ रही हो? इतने भोले मत बनो श्याम। मैं तो हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। कहते हुए आशा आगे बढ़ गई। नहीं आंसू, आज ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे अपनी इस बेरुखी और इतने सालों तक गायब रहने का कारण बताओ। श्याम बच्चों की तरह जिद करता हुआ फिर उसके आगे आ खड़ा हुआ। ठीक है खुराना साहब, कुछ सवालों के जवाब मैं भी चाहती हूँ, इसलिए जरूर बताऊंगी। कल श्याम 5 बजे मेरे घर आ जाना। ये कहकर आस्था एक विजिटिंग कार्ड श्याम के हाथ में थमाकर पार्किंग की ओर चली गई। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। आस्था की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 बजे श्याम आने वाला था। उसके अंतर्मन में युद्ध सा छिड़ा हुआ था। उसका दिल कहता कि श्याम आएगा और दिमाग कहता, इतना भावुक मत बन। उसे आना होता तो 10 साल पहले छोड़कर जाता ही क्यों? 10 साल पहले के उस दिन के हर एक घटना का एक एक चित्र आज भी उसके दिल में ऐसे अंकित है मानो अभी भी घटित हुई हो। आशा एक अनाथ लड़की थी। वह और श्याम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। श्याम डरता था कि कहीं वह गलत ना समझ बैठे, इसलिए कुछ नहीं कहता। पर कॉलेज के बाद अधिकतर समय आस्था के पास ही रहता। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। मोहल्ले के लोग इनको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। तब आस्था को बदनामी के डर से बचाने के लिए श्याम ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और कुछ महीने बाद ही उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। किंतु शादी के विषय में अपने घर वालों को पढ़ाई पूरी होने के बाद बताने को कहा था और आस्था ने भी अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन एक दिन जब श्याम ने उसे बताया था, आंसू, मैं 2 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार तो कर लोगी ना? इंतजार के अलावा और कोई रास्ता हो तो बताओ। आस्था ने उदास होकर कहा। ऐसे लगा मानो उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो। कब जा रहे हो? उसने पूछा। कल श्याम की फ्लाइट है। उस समय श्याम ने उसे हर हफ्ते पत्र लिखने का वादा किया तथा समझा बुझाकर वह अपने घर चला गया। आस्था श्याम के घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह श्याम को भी ज्यादा कहाँ जानती थी। लगभग 3 महीने पहले ही तो उसकी दोस्ती श्याम से हुई थी और फिर शादी। अभी शादी को महीना भर हुआ था। वह ये 2 साल कैसे काटेगी? कोई करीबी रिश्तेदार व सखी सहेली भी नहीं। सिर्फ एक पड़ोस में रहने वाली पुष्पा भाभी है, पर वह उन्हें बड़ों सा सम्मान देती है। उनसे मित्रवत बात नहीं कर पाती, इसलिए वह उसका दर्द तो समझ सकती है पर कम नहीं कर सकती। ऐसे ही न जाने क्या क्या सोचते हुए आस्था की आंख लग गई। सुबह अलार्म सुनकर उसकी नींद खुल गई तो वह जैसे ही उठी तो उसे चक्कर आ गया और अपना सिर पकड़कर वापस पलंग पर धम से बैठ गई। काफी देर के बाद कोशिश करके उठी तो तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही थी। शायद रात को मानसिक रूप से अधिक परेशान होने और रोने के कारण ऐसा हो रहा था। यही सोचकर उसने जैसे तैसे बहुत कोशिश करके नहा धोकर चाय नाश्ता किया। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता, काश इस समय श्याम मेरे पास होता। पर वह जानती थी कि आज श्याम इतना व्यस्त है कि उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। 1 डेढ़ घंटे वह ऐसे ही लेटी रही, पर उसकी तबीयत सामान्य नहीं हुई तो उसने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया और पुष्पा भाभी के साथ क्लिनिक गई। क्लिनिक से निकलते ही पुष्पा बोली, आस्था, तू कह रही थी कि श्याम लंदन जा रहा है। मेरी माँ तो उसके जाने से पहले उसे अपनी रिपोर्ट दिखा दे।
लेकिन भाभी उसे तैयारियों की व्यवस्था की वजह से आज आने का समय मिलना मुश्किल है। कल ही कह कर गया है कि आज नहीं आ पाएगा। आस्था मायूसी से बोली, अरे बाबा, पति है वो तेरा, चाहे कितना भी व्यस्त हो, पर जाने से पहले एक बार मिलना तो चाहिए। पुष्पा ने जोर देते हुए कहा। आस्था को कोई जवाब न सूझा, इसलिए वह चुप ही रही। दोनों घर आ गए। तभी पुष्पा का 8 वर्षीय बेटा आकर बोला, दीदी दीदी, वो श्याम भैया आए थे, आप नहीं थी तो लेटर देकर गए हैं। कहते हुए उसने एक कागज आस्था की ओर बढ़ा दिया। उसने बिना कुछ बोले उसके हाथ से पत्र ले लिया। उसने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले पत्र पढ़ा। आंसू, सोचा था कि जाने से पहले तुमसे मिल लूं, पर पता चला कि तुम कहीं गई हुई हो। तुम समझ सकती हो कि आज मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, नहीं तो तुम्हारे आने तक का इंतजार कर लेता जान। आज तो जा रहा हूँ। जानता हूँ 2 साल बहुत होते हैं, खासकर हमारे लिए, पर इसके बाद हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे। हम साथ में रहेंगे, हमारे अपने घर में, पूरे परिवार के साथ। तुम्हारा श्याम। पत्र पढ़कर कुछ देर तक यही सोच रही थी कि श्याम को कैसे बताऊं कि अभी हमारा मिलना कितना जरूरी है। वह यही सोच रही थी कि उसे बताना जरूरी है। अगर वह आज चला गया तो 2 साल के बाद ही आएगा। तब तक वह कैसे संभालेगी सब। अचानक वह उठी और उसकी आंखों में एक निश्चय की चमक थी। उसने अपनी रिपोर्ट उठाकर अपने पर्स में डाली और जल्दी जल्दी बाहर चली गई। उसे इस तरह जल्दबाजी में जाते हुए पुष्पा ने देख लिया। वह दौड़कर बाहर आई और बोली, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है आस्था? आकर बताती हूँ भाभी। रुके बिना कहती हुई आस्था चली गई। कुछ समय के बाद वह एक बड़े से बंगले के सामने थी, जिसके बाहर कुर्सी पर दरबान बैठा अखबार पढ़ रहा था। आस्था भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। तभी शायद दरबान की नजर उस पर पड़ गई। उसने पूछा, किससे मिलना है मैडम? अब आस्था को बताना पड़ा। श्याम खुराना से। प्लीज मिलवा दीजिएगा ना। आस्था ने कहा, मैडम, साहब तो नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मेम साह के साथ कहीं गए हैं। मेम साह? सुनते ही आस्था का सिर चकरा गया, लेकिन वह पूछ नहीं सकती थी कि ये मेम साह कौन है। जितना आस्था जानती थी, श्याम की माँ का स्वर्गवास हो चुका था और उसकी कोई बहन भी नहीं है। बड़ा भाई है, परंतु वह सह परिवार विदेश में रहता है। यहाँ सिर्फ श्याम, उसके पिताजी और दादा दादी रहते हैं। आस्था ने सोचा हो सकता है कि श्याम दादी जी के साथ कहीं गया हो। कब तक आएंगे, कुछ पता है? उसने कहा। नहीं मैडम, हमें कैसे मालूम होगा। कहती हुए वह वापस जाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे बताए श्याम को अपनी अवस्था के विषय में। सोचते हुए उसे घबराहट होने लगी। तभी सामने से सफेद रंग की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, फिर भी उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए श्याम और साथ में बैठी खूबसूरत सी लड़की को देख लिया। आस्था के समझ में कुछ नहीं आया। उसके मन में आशंका अपना फन फैलाने लगी। वह कितनी बेवकूफ है, कुछ भी तो नहीं जानती श्याम के बारे में, पर अब कैसे जानूं, किससे पूछूं? सोच सोच कर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसने निश्चय किया कि वह जानकर ही रहेगी कि वह स्त्री कौन थी। वह फिर, जी मैडम कहिए, दरबान ने पूछा, क्या अब मैं श्याम से मिल सकती हूँ? रुकिए, मैं पूछ कर बताता हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए, उसने कहा। आस्था का नाम पूछकर दरबान ने केबिन में जाकर इंटरकॉम पर बात की और वापस आकर बोला, माफ कीजिएगा मैडम, साहब आज बहुत ही व्यस्त है, इसलिए नहीं मिल पाएंगे। आपका कोई संदेश हो तो लिख कर दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। आपने मेरा नाम बताया था? आस्था आश्चर्यचकित होकर बोली, जी बताया था, उसने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याम ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। से उसने दरबान से कागज और पेन लेकर एक नोट लिखा, श्याम, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आज तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज जाने से पहले एक बार मिल लो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी आस्था। कागज का टुकड़ा दरबान को देकर
श्याम को ही देने का निवेदन करके आस्था मायूस होकर अपने घर जाने के लिए मुड़ी और थकी हारी सी आस्था घर पहुंची। उसकी हालत देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जिंदगी की जंग हार कर आई हो। कमरे में घुसते ही वह रो पड़ी। रह रह कर उसकी आंखों के समक्ष श्याम के साथ उस विवाहित लड़की की खिलखिलाकर हंसती हुई तस्वीर प्रकट हो जाती। तो कभी दरबान की कही बात, साहब और मेम साहब, कभी साहब आज बहुत व्यस्त है इसलिए मिल नहीं पाएंगे, जैसे वाक्य कानों में गूंज रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था खुशी से उछल पड़ी, लेकिन सामने पुष्पा भाभी खड़ी थी। आस्था को देखकर वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले उसका इतनी जल्दबाजी में जाना, फिर ये मुरझाया चेहरा और रो रो कर लाल हो चुकी और सूजी हुई आंखें। पलंग पर बैठकर सब उसके सामने बैठकर बोली, अब बता क्या हुआ है, क्यों परेशान है। उसने पुष्पा को पूरी बात बता दी। बस इतनी सी बात। अरे भाई, हो सकता है कि तेरी खबर उस तक पहुंची ही ना हो, किसी और को मिल गई हो और उसने मना कर दिया हो। पुष्पा बोली, और भाभी, वो लड़की, उसके परिवार में तो कोई महिला है ही नहीं। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। आस्था, शक को अपने अंदर जगह मत बनने दो। इससे बुरी बीमारी कोई नहीं है। पर हाँ, ये चिंता की बात जरूर है कि अगर श्याम को तेरा पत्र नहीं मिला तो 2 वर्ष तेरे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। पुष्पा चिंतित होते हुए बोले, भाभी, अब तो दिन का तीसरा पहर भी खत्म होने वाला है। श्याम को आना होता तो कब का आ चुका होता। 6 बजे की फ्लाइट है उसकी। अब मैं क्या करूं। भगवान पर विश्वास रख। पुष्पा ने उसे लिटाकर सब उसके पास बैठ गई। उसे बहलाने के लिए पुष्पा भाभी कभी अपने बचपन की बातें करती तो कभी बचपन की सहेलियों की। बहुत देर तक यूं ही बातें करते रहने के बाद आखिरकार अपने लक्ष्य में सफल हो ही गई। आस्था सो गई थी। वह उसे सोती हुई छोड़कर अपने घर चली गई। उसके जाते ही आस्था उठ गई। उसे नींद कैसे आती। घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने देखा तो 5:30 बज रहे थे। श्याम तो जा चुका होगा। सोचकर आस्था की आंखें डबडबा गई। वह उठी और बाहर की ओर चल दी। बारिश भी हो रही थी। आस्था फिर से बंगले के गेट पर खड़ी थी। वह थके कदमों से चलती हुई दरबान के पास पहुंची। भैया जी, जरा सुनिए। उसकी आवाज सुनकर दरबान ने बोला, अरे, आप तो वही है ना जो दोपहर को आई थी। मैडम जी, छोटे साहब तो चले गए। अब तक तो उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होगी। जानती हूँ। बस ये जानने आई थी कि मैंने जो पत्र आपको दिया था वो आपने उनको दे दिया या नहीं। उसने बुझी सी आवाज में पूछा। मैडम जी, हम खुद तो उनसे नहीं मिल पाए, पर हमने भिजवा दिया था। और जिसके हाथ से भिजवाया था ना, पक्का विश्वास है कि उसने छोटे साहब के हाथ में ही दे दिया होगा। दरबान पूरे विश्वास के साथ बोला। उसका आत्मविश्वास देख आस्था को भी उसके विश्वास पर विश्वास हो गया। वह बोली, अच्छा, एक और बात। वो जो दोपहर को गाड़ी में श्याम के साथ एक लड़की, मेरा मतलब है कि आपकी मेम साहब, वो कौन थी। वो वो इस घर की बहू है। किंतु आस्था ने ज्यों ही सुना कि वह इस घर की बहू है, वह भाव शून्य हो गई, जैसे पहले से ही उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वह एक पल गवाए बिना ही मुड़ी और घर की ओर चल पड़ी। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि वह लड़की श्याम की ही पत्नी है। पर श्याम ने कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने ऐसा क्यों किया। क्या वह पहले से ही शादीशुदा था या अभी हाल फिलहाल किया। पर उसने कभी भी मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं। अगर किसी से कहती हूँ तो मेरा ही मजाक बनेगा कि मुझे इतनी जल्दी थी कि बिना जांचे परखे शादी कर ली और अब अकेली हूँ। किस किस को जवाब दूंगी। 2 साल के बाद श्याम आएगा, इसकी क्या गारंटी है। और आया भी तो उसकी पत्नी है जिससे उसने अपने घर वालों की सहमति से विवाह किया है। वह समझ नहीं पा रही थी उसे अब श्याम का इंतजार करना चाहिए या नहीं। नहीं, चाहे मुझे यहाँ से जाना ही क्यों ना पड़े, अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अपने आप से बड़बड़ाती हुई वह सिसक पड़ी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आस्था की तंद्रा भंग हो गई। उसने दीवार की घड़ी पर नजर डाली तो 5 बजने वाले थे।
अतीत की गलियों में भटकते भटकते उसे लगभग 1.5 घंटा होने वाला था। कृति भी आने वाली होगी और श्याम भी, सोचते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। श्याम के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब से उसने आस्था को देखा, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 10 साल का लंबा समय उसने आस्था के बिना काटा। वह 10 साल उसने 10 जन्मों की तरह काटे थे। अनेक सवाल उसके मनोमस्तिष्क में घूम रहे थे। क्यों आस्था ने उसके किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया? क्यों उसने बिना किसी को बताए अपना घर बेच दिया? क्यों किसी को भी अपना नया पता नहीं बताया? ऐसे न जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह वार कर रहे थे। आस्था द्वारा दिए गए पते पर पहुंचने में श्याम को 40 मिनट लगते। अभी 4 ही बजे थे। उससे और अधिक इंतजार ना हुआ। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और ड्राइवर के बिना ही खुद गाड़ी ड्राइव करके गंतव्य की ओर चल दिया। आज वह इतने वर्षों के बाद आस्था से मिलने जा रहा था। क्या वह आज भी उसका इंतजार कर रही होगी? उसने किसी और से तो आगे वह सोच नहीं पाया। वो मुझसे किन सवालों के जवाब चाहती है? मैंने क्या गलती कर दी आंसू? मेरा लंदन जाना अगर गलती थी, तो तुमने उसी समय क्यों नहीं मना किया? मना करके तो देखती, मैं नहीं जाता, कैसे भी करके रुक जाता। सोचते हुए श्याम ने कब आस्था के पुराने घर की ओर गाड़ी मोड़ दी, उसे पता ही नहीं चला। जब तक उसकी तंद्रा टूट चुकी थी, वह कॉलोनी के गेट पर पहुंच चुका था। गाड़ी रोककर उसने आस्था के पुराने आशियाने पर एक नजर डाली। वह घर तो क्या, पूरी कॉलोनी आस्था के बगैर उदास लग रही थी। वह यहाँ हफ्ते में एक बार अवश्य आता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी बातें यह घर भी आस्था का इंतजार कर रहा है। आस्था ने जिसे यह घर बेचा था, श्याम ने दोगुना दाम देकर उससे वापस खरीद लिया था और हफ्ते में एक बार आकर अपने हाथों से बेडरूम और किचन साफ करता और 2 घंटे बैठकर अतीत के पन्ने पलटता और फिर वापस चला जाता। यही क्रम पिछले 10 सालों से चल रहा था। उसे विश्वास था कि आस्था भी इस घर से दूर नहीं रह पाएगी, कभी तो आएगी ना। और आज उसका इंतजार पूरा हुआ। अचानक श्याम को याद आया कि वह आस्था के द्वारा दिए गए पते से विपरीत दिशा में है। अब उसका 5 बजे तक पहुंचना नामुमकिन था। उसने तेजी से गाड़ी मोड़ी और अपने लक्ष्य के मार्ग पर दौड़ा दी। लगभग आधे से अधिक दूरी पार करते ही उसने अचानक ब्रेक लगाया। सामने सड़क के बीचों बीच एक 8-9 वर्ष की लड़की लहूलुहान पड़ी थी। पास ही में 2 अन्य बच्चियां बैठकर रो रही थी तथा मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। फिर कुछ दूर पर साइकिल पड़ी हुई थी। श्याम जल्दी से गाड़ी से उतरा। उसे देखते ही उनमें से एक लड़की गिड़गिड़ाई, अंकल, अंकल प्लीज हेल्प अस। हमारी फ्रेंड को एक गाड़ी वाले ने मार दिया, प्लीज इसे हॉस्पिटल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्याम ने घायल लड़की को उठाया और गाड़ी की ओर भागा। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। श्याम ने गाड़ी को तेज गति से दौड़ा दिया। अस्पताल में पहुंचकर श्याम की गाड़ी रोकते ही स्ट्रेचर लेकर पहले से ही खड़े 2 वार्ड बॉय ने तुरंत उस घायल लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर ले गए। श्याम ने रास्ते में ही फोन कर दिया था, इसलिए यहाँ पूरी तैयारी पहले से ही थी। रिसेप्शन पर आकर उसने फॉर्म आदि की औपचारिकता पूर्ण की। साथ आई दोनों बच्चियां अब भी रो रही थी। श्याम ने उन्हें समझाया और उनकी सहेली को कुछ नहीं होगा। उसने उन्हें अपना मोबाइल देकर घायल के घर पर फोन करने को कहा। 5:45 बज चुके थे। आस्था बैठक में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। जैसा कि उसको पहले से भी अंदेशा था कि श्याम शायद नहीं आएगा। वही हुआ, वह नहीं आया। एक अवसर मिला था उससे अपने सवालों के जवाब पाने का, वह भी चला गया। लेकिन कृति अभी तक। तभी मोबाइल की घंटी ने उसकी तंद्रा भंग की। मोबाइल उठाया, कोई अनजान नंबर था। उसने फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी ओर से जाने क्या कहा गया कि उसके हाथों से मोबाइल छूट गया। उसका शरीर पूरा कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में जैसे उसे होश आया और वो बाहर की ओर भागी। अस्पताल के रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करते ही दोनों लड़कियां दौड़कर आस्था से लिपट गई और रो पड़ी। कृति कहाँ है? कैसी है वो? आस्था ने पूछा। एक्सक्यूज मी मैम, आप उस पेशेंट की मदर है? एक नर्स ने आकर पूछा। जी जी, मैं उसकी माँ हूँ। कैसी है मेरी बेटी?
वो ऑपरेशन चल रहा है उसका, खून काफी बह गया है। इस हॉस्पिटल के मालिक खुद उसे यहाँ लेकर आए हैं और अभी अपना खून दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए। पर मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप रेयर है, उससे मैच कर गया? आस्था आश्चर्य से बोली। जी मैडम, रेयर होने की वजह से तो हमारे ब्लड बैंक में भी नहीं मिला, इसलिए सर खुद दान दे रहे हैं। आपके मालिक मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। उन्होंने मेरी बेटी के साथ मुझे भी नया जीवन दिया। मैं यह एहसान उनका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी ऑपरेशन रूम का गेट खोलकर डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही आस्था लपक कर सामने आ गई। सर मेरी बेटी, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डोंट वरी, नाउ शी इज स्टेबल। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, पर अब वो खतरे से बाहर है। अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उन्हें देख सकेंगी। सामने से श्याम को आता देखकर वह ठिठक गई। वह अभी भी खून से सनी हुई कमीज पहने हुए था। उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं खून के धब्बे सूख गए थे। हाउ इज सी डॉक्टर? उसने पूछा। आवाज सुनते ही आस्था को झटका सा लगा। उसने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा तो अवाक रह गई। इसका मतलब श्याम ने ही अस्पताल पहुंचाया और अपना खून देकर कृति की जान बचाई। नर्स की सारी बातें उसे याद आ गई। वह मुझसे मिलने आने वाला था, पर रास्ते में कृति को देखकर उसे अस्पताल ले आया और तब से ही उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और मैं नाहक ही उसे गलत समझ रही थी। आस्था के मन में ऐसे न जाने कितने ख्याल मंडराने लगे। श्याम बाहर जा चुका था। आस्था बाहर जाने को उद्यत हुई, तभी कृति की दोनों सहेलियां और उसकी मम्मी पापा उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन लोगों ने आस्था को धीरज बंधाया। कृति को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब आस्था उसे देखने गई। कुछ देर के बाद उसे ध्यान आया कि उसे श्याम से मिलकर उसका आभार प्रकट करना चाहिए। उसने रिसेप्शनिस्ट पर जाकर पूछा तो पता चला कि वो जा चुका है। आज वह आस्था से नहीं मिल सका। वह उसे बहुत गलत समझ रही होगी, पर कोई बात नहीं, उसकी वजह से एक बच्ची की जान बच गई। जब उसे यह बताएगा तो वह सारा गुस्सा भूल जाएगी। मेरी जगह अगर वो होती तो वो यही करती जो मैंने किया है। एक माँ की गोद उजड़ने से बच गई, पर अजीब सी कशिश है उस बच्ची में। ऐसा महसूस हो रहा है जैसा मैं उसे जानता हूँ। चेहरा भी साफ साफ नहीं देख पाया। खैर, कल जाकर उसे देख आऊंगा, पता भी चल जाएगा कि यह एहसास सही था या फिर हम दोनों के रेयर खून का असर। सोचते ही एक मुस्कान न जाने क्यों बिखर गई उसके चेहरे पर। सुबह हो चुकी थी। उसकी पड़ोसन मिसेस गुप्ता दिखाई दी। उसकी जान बचाने वाले से तू मिली? तेरे लिए वो भगवान का दूत बनकर आया था, मिसेस गुप्ता बोली। नहीं मिल पाई दीदी, पर बाद में मिल लूंगी जरूर, उसने कहा। अच्छा चल दिखा दे कृति कहाँ है, फिर मैं यहीं रुकती हूँ और तू घर जाकर 2 घंटे आराम कर ले, उन्होंने कहा। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कृति ठीक नहीं हो जाती। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। देख, हट मत कर। कृति की देखभाल के लिए तेरा स्वस्थ रहना जरूरी है, नहीं तो तू भी बीमार पड़ जाएगी। तो तेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा? गुप्ता जी ने आशा को घर भेज दिया। श्याम हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। श्याम तो यही सोच रहा था कि उसके माता पिता कितने परेशान होंगे। उनसे मिलकर उन्हें हर संभव सहयोग करने का भरोसा देना चाहता था। साथ ही उस बच्ची को देखने का लोभ भी उसे अस्पताल की ओर खींच रहा था। एक और यह बच्ची भी, दूसरी ओर आस्था, जिससे कल वह नहीं मिल पाया। क्या सोच रही होगी उसके बारे में? वह क्यों इतने वर्षों तक उससे दूर रही? क्यों कभी उससे संपर्क नहीं किया? आखिर गलती क्या हो गई मुझसे? इसे न जाने कितने सवाल उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहे थे। ऐसे ही अनगिनत सवालों से जूझते उसने इतने साल काटे हैं, पर जब से आस्था को देखा है तब से एक एक पल भारी हो रहे हैं। उस बच्चे को देखकर एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने आज ही आस्था के घर जाने का निश्चय किया उसने। आस्था तेज तेज कदमों से चलती हुई अस्पताल के गेट की ओर बढ़ रही थी। उधर से श्याम की गाड़ी आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने आस्था को आवाज दी। सुनिए, आपका कुछ गिर गया है। उसका वॉलेट जो नीचे गिरा हुआ था, वह झुककर उसे उठा रही थी। तभी श्याम की गाड़ी उसके बगल से गुजर गई। वॉलेट लेकर आस्था गेट से बाहर निकल गई।
श्याम तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि कृति अभी वहीं पर होगी। कृति जाग रही थी। डॉक्टर ने श्याम को कृति के मेडिकल स्टेट्स के बारे में बताया और कृति को बताया कि यह आपको यहाँ लाए थे। तो उसने उसे थैंक यू कहा। आप इतनी प्यारी बच्ची हो और आपकी फ्रेंड इतनी प्यारी है कि आपको कोई वहां कैसे छोड़ सकता था। मेरी जगह कोई भी होता तो आपको ले ही आता बच्चे। इसके माता पिता कहाँ हैं? उसने नर्स की तरफ देखते हुए कहा। नर्स ने मिसेस गुप्ता की ओर संकेत कर दिया। आप बच्ची की माँ हैं? श्याम बोला। नहीं सर, मैं उसकी आंटी हूँ। बच्ची की माँ को मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए घर भेजा है। वो अभी अभी गई है। जो काम हो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरत हो तो मैं उसे अभी बुला लूं। ये मिस्टर खुराना है, इस हॉस्पिटल के मालिक। यही कल बच्ची को घायल अवस्था में यहाँ लाए थे। डॉक्टर ने कहा। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो साहब। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। सोच कर ही दिल हलक को आता है। भगवान आप जैसी नेक नियत सभी को दे। इसकी माँ भी आपसे मिलना चाहती थी। वो मिलने जरूर आएगी। मिसेस गुप्ता बोली। कोई बात नहीं मैडम, वो तो मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं तो बस यही कह रहा था कि यदि किसी प्रकार का सहयोग की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा, मैं भी चलता हूँ। श्याम डॉक्टर के साथ बात करता हुआ चला गया। मिसेस गुप्ता देखती रही। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अमीर लोगों में भी इतनी विनम्रता होती है। संध्या का समय था। मौसम के मिजाज बिगड़े हुए थे। इससे मौसम में भी श्याम ने आस्था से मिलने का फैसला नहीं छोड़ा। उसकी गाड़ी नियंत्रण आस्था के घर की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगी। विजिटिंग कार्ड के दिए मकान नंबर को देखकर श्याम गाड़ी से उतरा। श्याम ने खड़े होकर इधर उधर देखा कि कोई दिखाई दे तो पूछ सके, क्योंकि उसे किसी भी मकान पर नेम प्लेट नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक 14-15 साल का लड़का छाता लिए कहीं जाने के लिए निकला था। श्याम ने उसे रोककर मकान नंबर बताकर घर पूछा तो उसने वहीं से एक घर की ओर उंगली से इशारा किया जिसमें ताला लगा हुआ था। वह अपनी किस्मत को फिर एक बार कोसने का मन हुआ, परंतु तभी दिमाग ने कहा, अरे किस्मत ने ही तुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे ही किस्मत ही मिलाएगी। कोशिश जारी रख। श्याम वापस चला गया। बाजार से फल खरीद कर आस्था तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगी। आज शायद अस्पताल से कृति को छुट्टी भी मिल जाएगी। इस बात की उसे जहां बहुत खुशी थी, वहीं ये चिंता भी सता रही थी कि प्राइवेट अस्पताल है, पता नहीं कितना बिल आएगा। आस्था कहकर पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनकर वह झटके से मुड़ी और सामने पुष्पा भाभी को देखकर खुशी से रो पड़ी। भाभी, आप? कब से पीछे से आवाज दिए जा रही हूँ और तू है कि उड़ी जा रही है? अरे अब रो क्यों रही है? तो सब ठीक तो है ना? पुष्पा ने पूछा। हाँ भाभी, सब ठीक है। वो आपको देखा तो न जाने क्यों रोना आ गया। ये आंसू बिना खुशी से झलक जाते हैं और गम में भी बहते हैं। इनको तो बहना ही है। कहते हुए आस्था मुस्कुरा दी। आप बताइए ना भाभी, कैसे हैं भैया और बच्चे कैसे हैं? हम सब तो ठीक है, तू बता। चल घर, फिर बैठ कर बातें करेंगे। नहीं भाभी, मैं अब वहां नहीं जाना चाहती। उस जगह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब पुष्पा उसकी बात बीच में काट कर बोली। वहां कौन रह रहा है? अब हम भी वहां नहीं रहते। तेरे जाने के 6 महीने बाद ही तेरे भैया का तबादला बेंगलोर हो गया था, तो हम सब वहां चले गए थे और फिर से यही पोस्टिंग हो गई है। हम वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां तेरी याद बहुत सताती है। माफ कर दो भाभी, आप तो मेरी उस समय की मानसिक स्थिति को समझ सकती हो। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। भाभी, कृति अस्पताल में है। कृति मतलब तेरी बेटी? भाभी सोचते हुए बोली। हाँ, वो तो बड़ी हो गई होगी ना? क्या हुआ उसे? चल मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों अस्पताल पहुंच गए। आस्था ने सभी बातें पुष्पा को बता दी, पर अस्पताल के बिल को लेकर अपनी चिंता को उस पर जाहिर नहीं किया। दोनों कृति के पास पहुंची। पुष्पा कृति को देखकर हैरान थी। अरे यह तो बिल्कुल अपने पा। बोलते बोलते आस्था को अपनी ओर देखता पाकर वह चुप हो गई
उसे याद आ गया कि वह गलती करने जा रही थी। आस्था ने कृति को उसके पापा के विषय में शायद कुछ बताया नहीं होगा। आस्था, तू जाकर इसकी छुट्टी की बात कर ले, पुष्पा ने कहा। सर, आप कह रहे थे कि आज मेरी बेटी को छुट्टी मिल जाएगी। तो सर, अगर बिल वगैरह बनाकर मुझे दे देते तो मैं तब तक इंतजाम करके रख लूंगी। आप तो समझ ही सकते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाना मुश्किल होता है। आस्था ने कहा। आप डरिए मत मैडम, कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए हमारे अस्पताल के मालिक की ओर से फंड की उपलब्धि कराने की सहूलियत है। ऐसे में अगर आपके पास फंड की कोई कमी है तो कुछ लिखित औपचारिकताओं को पूरी करके यहाँ से बिल भर दिया जाता है, इस शर्त पर कि धीरे धीरे करके किस्तों में वो पैसे अस्पताल को चुका दिए जाएंगे। उसने सारी औपचारिकताएं पूरी की और खुशी खुशी कृति और पुष्पा के साथ घर के लिए चल दी। सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे। कृति को कुर्सी डालकर घर के बाहर ही बिठा दिया गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर सभी ने देखा कि एक चमचमाती कार अभी भी आकर रुकी है। अरे, ये तो वही अंकल है ना, अस्पताल वाले। हाँ मम्मी, इन्हीं अंकल ने तो कृति को अस्पताल पहुंचाया था, कृति की सहेली निक्की बोली। उसकी दोनों सहेली निक्की और टिया दौड़कर श्याम के पास पहुंची। श्याम की नजरें तब तक आस्था के घर पर टिकी थी। आज तो वह आस्था से मिलकर ही जाएगा। नमस्ते अंकल जी, आप कृति को देखने आए हैं ना? आवाज सुनते ही वह चौंके। सामने वही दोनों लड़कियां खड़ी थी। नमस्ते बच्चों, आप यहाँ? कहाँ है कृति? वो रही, चलो, कहकर उन दोनों के साथ कृति की ओर बढ़ने लगा। सभी बच्चे खेलना छोड़कर आश्चर्य से उसे ही देख रहे थे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आपके तो अभी जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी आप घर आ गई। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर क्या गया, आप लोग तो भाग गया। इतने महंगे अस्पताल में आपकी ही मेहरबानी से इतने दिन तक इलाज हो पाया सर, नहीं तो हम लोग तो सरकारी अस्पताल के ही चक्कर काटते रह जाते। जितने ज्यादा दिन रहती उतना ही बिल ज्यादा बनता, इसलिए छुट्टी करवा ली इसकी माँ ने, पास बैठी एक महिला बोली। अच्छा, ये आस्था जी का घर है ना? जी सर, पर अभी वो घर पर नहीं है, कृति बोली। ओह, कब तक आएंगी, कुछ पता है? उसने पूछा। आने ही वाली होगी, आप चाहो तो अंदर बैठकर इंतजार कर सकती हो, एक महिला बोली। अंदर नहीं, मैं गाड़ी में प्रतीक्षा कर लेता हूँ, कहकर वो मुड़ने ही लगा था कि तभी कृति बोल पड़ी। सर, गाड़ी में नहीं, अंदर ही चलते हैं। निक्की, टिया, चलो ना, अंदर चलते हैं। पड़ोस की एक महिला श्याम के लिए चाय और नमकीन रख गई। उसने मन ना होते हुए भी सेवा भाव का मान रखने के लिए चाय पीनी शुरू कर दी। आस्था हाथ में फल व सब्जियों का थैला लिए ज्यों ही वह घर के अंदर आई, ठिठक कर ऐसे खड़ी हो गई मानो उसके पैरों से जमीन चिपक गई। आ, आप यहाँ? श्याम अब भी चुप खड़ा था। खड़े क्यों हो, बैठिए ना। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। हॉस्पिटल में कृति को खून आपने दिया था, ऑपरेशन से पहले रुपए जमा कराए थे, वो भी आपने किया था। उस दिन मैं यहीं आ रहा था और रास्ते में ये बच्चियां मिल गई। खैर, उसके बाद भी चाहकर भी न तुमसे मिल सका और न ही इस बच्ची के माता पिता से, और आज तुमसे मिलने आया तो फिर ये भी यहीं मिल गए। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? कृति बोल पड़ी। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, श्याम ने कहा। फिर तो आप मुझे भी जानते होंगे ना? नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं जानते। क्या हम अकेले में बात? पर मम्मा, जब ये आपको जानते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मम्मा? श्याम चौंक गया। उसकी नजरें आस्था पर ही टिकी थी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो, क्यों आंसू? क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? उसे इस प्रकार घूरता देखकर, मिस्टर खुराना, क्या हम कल बात करें? नहीं, मैंने पहले बहुत इंतजार किया है, अब और संभव ना हो सकेगा। वह बिना कुछ बोले बाहर चली गई। श्याम की आंखें कृति के चेहरे में न जाने क्या खोज रही थी। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए देख कृति बोल पड़ी। सर, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? आप उनके फ्रेंड हो क्या? आपके पापा क्या करते हैं बेटा? जी वो, कृति, तो अकेली यहाँ क्या कर रही है?
तेरी सभी फ्रेंड तो मेरे घर पर खेल रहे हैं, आजा तुम भी चल। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मिसेस गुप्ता ने बैठक में प्रवेश करते हुए कहा। उसे लेकर बाहर चली गई। उसके बाहर निकलते ही आस्था वापस आ गई। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर खुराना? आज आप भी अपने सवाल पूछ लीजिए। आपको पता है, मेरी जिंदगी तो सवाल बनकर रह गई। चाहे कोई खुलकर भले ही ना पूछता हो, पर सभी की आंखों में मुझे देखकर सवाल ही उभरते हैं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें नए समझने वाली बात क्या है? अभी ही देख लीजिए, आप आए हैं तो सवाल लेकर। आपको देखकर लोगों के मन में सवाल उठा कि ये इतना बड़ा रईस, इसका मुझसे क्या रिश्ता? ये क्यों मुझसे मिलने आया होगा? मेरी बेटी, उसके मन में भी सवाल उठे कि आप मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं? पता है, आपके आने से पहले भी मुझे लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, और आस्था के पैदा होने से पहले ही जिन सवालों से बचने के लिए अपना घर छोड़ आई थी, उन सवालों ने मुझे यहाँ भी आ घेरा। आंसू, आंसू, एक मिनट। क्या मेरा तुमसे सवाल पूछना गलत है? आखिर मैं भी तो इतने वर्षों से इसी सवाल से जूझ रहा हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। जब अपने किसी अन्य मित्र को पत्र लिखकर जिससे तुम्हारे बारे में पता कराया, तो पता चला कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और जा चुकी हो, और किसी को तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पता। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि मुझ पर उस समय क्या बीती होगी? फिर भी एक उम्मीद थी कि जब मैं वापस आऊंगा कि तुम जहां भी होगी वापस आओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे किसी रिश्तेदार को मैं नहीं जानता था, पर फिर भी मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन फिर भी यार, इतने सालों में एक बार तो भरोसा करती मुझ पर। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। विश्वास का ही तो रिश्ता था हमारा। मैंने विश्वास करके ही तो बिना तुम्हारे बारे में जाने, बिना कोई सवाल किए खुद को तुम्हें समर्पित कर दिया था। हमारे रिश्ते की नींव तो विश्वास पर रखी गई थी ना। आंसू, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और अब तो एक और भी सवाल है। वो क्या? उसकी बात बीच में ही काट कर बोल पड़ी आस्था। हॉस्पिटल में पता चला था कि कृति की सिंगल मदर है, और अब यहाँ पता चलता है कि वो तुम्हारी बेटी है। तो मस्तिष्क में सवाल उठना तो स्वाभाविक है ना। तो आप जानना क्या चाहते हैं? सवाल तो तब उठना चाहिए था ना, जब वहां सिंगल मदर के स्थान पर पिता का नाम होता। मैं समझ रहा हूँ आंसू, फिर भी मैं साफ साफ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब क्या सुनना चाहते हो? तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज से आस्था चुप हो गई। पुष्पा भाभी को वहां खड़ा देखकर श्याम अचंभित होकर झटके से खड़ा हो गया। आप यहाँ? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रणाम भाभी, आप भी यहाँ हैं। इसका मतलब है अब तक आप भी मुझसे छिप रही हैं। अरे क्यों भाई, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे छिपना पड़े? वह मुस्कुराते हुए बोली। अपराध आपने नहीं भाभी जी, अपराध तो शायद मुझसे हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान हूँ। मैं बताती हूँ श्याम, अपराध ना तुम्हारा है ना आस्था का। कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए ना चाहते हुए भी गलतफहमी की शिकार हो गई थी आस्था। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। जानती हो कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों आई थी? कल भी तो आ सकती थी, पर क्या करूं, जब से सच्चाई पता चली है मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं यहाँ भागी आई। कैसी सच्चाई भाभी? आस्था ने पूछा। श्याम की सच्चाई। इतने सालों के बाद मैं यहाँ आई तो आज सोचा कि अपने पुराने घर जाकर वहां दीपा से मिल लाऊं। वहां गई तो बातों ही बातों में पता चला कि श्याम ने तेरा घर खरीद लिया, और हर हफ्ते वहां जाता, अपने हाथों से साफ सफाई करता और वहां समय बिताता। तब न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मन में उथल पुथल सी होने लगी थी। कहीं ऐसा तो ना हो कि जो हम सोच रहे हैं बात उससे कुछ अलग ही हो। न जाने क्यों तेरे विश्वास पर मेरा विश्वास डगमगाने लगा, और मैं इसके बंगले में चली गई। आप मेरे घर गई थी, हाँ, और रास्ता वहां मुझे जो पता चला, श्याम का तेरे अलावा किसी और से विवाह नहीं हुआ। क्या? मेरा विवाह किसी और से? क्या कह रही हो भाभी? ऐसा किसने कहा?
पुष्पा ने श्याम को सारी बातें बताई। मतलब कृति मेरी बेटी है, इसलिए मैं जब से उससे मिला हूँ, उससे इतना लगाव महसूस हो रहा है। श्याम खुशी से उछल पड़ा। आंसू, तुम थोड़ा सा धैर्य ना रख सकी? तुमने धैर्य खोने की बहुत बड़ी सजा काटी है, और मुझे भी दी। थोड़ा धैर्य रखकर मेरे पत्र का इंतजार कर लेती। पता चल जाता कि उस दिन मेरे साथ मेरी भाभी थी, जो 1 हफ्ते पहले ही आई थी, मेरे साथ वापस जा रही थी, और तुम पत्र लिखकर ही मुझे सब बता सकती थी। सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ जाता तुम्हारे पास। आस्था की आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। खैर, अब बीता समय तो हम वापस नहीं ला सकते। मुझे माफ कर दो श्याम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं आंसू, तुमने कुछ नहीं किया। जो हुआ वही हमारी नियत थी। हम- तब तक कृति भी वहां आ चुकी थी। कृति को देखकर श्याम बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास बैठा लिया। इस तरह से तीनों आराम से खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे, और दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी।